तो आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा जो छठा नंबर क्वेश्चन है, शब्द बोलते समय अर्थ का उच्चारण की स्पष्ट के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दे दिया है हमारे पास। ऑप्शन ए है अनुतान क्या है, अनुतान। बी में है संगम क्या है, और सी में दिया है संधि, और डी में दिया गया है क्या, बलाघात। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से, देखिए शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बलाघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चलिए अच्छा शब्द क्या होता है, इसी से चलते हैं आगे, इसी पॉइंट से देखते हैं। शब्द बताइए, शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक मेल को भी क्या बोलते हैं, ठीक है, वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं भाई, तो शब्द बोलते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। तो देखिए शब्द के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कोई उत्पत्ति के आधार पे होता है, कोई रचना के आधार पे होता है, कोई अर्थ के आधार पे होता है। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने प्रकार है, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, बताइए उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कोई बताइएगा। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। कितने होते हैं, 4। कौन कौन, देखिए 4 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने प्रकार, 4। अच्छा तत्सम किसे कहते हैं, तो संस्कृत शब्द को ही हम लोग तो क्या बोलते हैं, ठीक है। और तद्भव, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलेंगे, तद्भव, मतलब तत्सम का बिगड़ा हुआ औलाद है तद्भव। ठीक है, समझे। देखिए तत्सम में क्या आ जाता है, जैसे बोलिए कपूर, ठीक है, हाँ सॉरी कर्पूर, पूछेगा कर्पूर कौन सा आती शब्द है, तो तत्सम। यही कर्पूर का हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर। ये क्या हो गया, तद्भव। तो इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा, तद्भव। समझे, समझे कि नहीं समझे, तत्सम और तद्भव में अंतर समझे। तत्सम संस्कृत होगा, एकदम शुद्ध हिंदी होगा, शुद्ध हिंदी एकदम संस्कृत से मिलता जुलता, ठीक है, वो तत्सम कहलाएगा। ठीक है, दे देगा निम्नलिखित में से कौन तत्सम है, तो आप देखिएगा एकदम शुद्ध हिंदी कौन है, एकदम पूरा संस्कृत से कौन मेल खाता है, वो क्या कहलाएगा, तत्सम। और जो हिंदी में होगा, जो हम लोग यूज करते हैं अधिकतर, वो क्या कहलाएगा, तद्भव। ठीक है, जैसे संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है, जैसे कर्पूर बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं, कर्पूर गौरम बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम बोलते हैं, ना कि कपूर गौरम बोलते हैं, नहीं ना बोलते हैं। तो देखिए तो कर्पूर क्या हो गया हमारा तत्सम, कपूर क्या हो गया, तद्भव। अब देशज क्या होता है, तो वो देश की बोलचाल में, यानी कि गांव की बोलचाल में जो भाषा पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, देशज। जो शब्द पाया जाता है देशज, जैसे क्या, लोटा, छिपा, खटिया, चौकी, पलंग, कुर्सी। कुर्सी तो इंग्लिश हो गया, कढ़ाई। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, देशज। धोती हुआ, ये सब क्या कहलाएगा, पगड़ी हुआ, ये सब क्या कहलाएगा, देशज। वही विदेशज क्या कहलाएगा, यानी कि इंग्लिश शब्द, यानी कि विदेश का भाषा, क्या, विदेश का भाषा, ये सब विदेशज कहलाएगा। जैसे अस्पताल, ठीक है, अस्पताल को हम लोग अभी क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं। अस्पताल तो हिंदी हुआ, हॉस्पिटल क्या हुआ, इंग्लिश। स्कूल हुआ, ठीक है, जैसे में क्या हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल क्या हो गया, स्कूल। हिंदी में हम लोग को क्या बोलना चाहिए, विद्यालय। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्कूल इंग्लिश है, टेबल, कुर्सी, ठीक है, ये सब क्या हो गया, विदेश शब्द। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए तत्सम क्या हो गया, जो संस्कृत हो एकदम शुद्ध में, हिंदी में हो, वो तत्सम कहलाएगा। तद्भव क्या होगा, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलेंगे हम लोग, तद्भव बोलेंगे। वही देशज क्या होता है, तो देश की बोलचाल में, मतलब ठेठी भाषा में जो हम लोग बोलते हैं ना, वही लोटा, छिपा, छोलनी, जे हुआ, वही सब। ठीक है, एकदम समझे। आगे देखिए विदेशज क्या होता है, जो इंग्लिश शब्द हो, मतलब विदेशी शब्द हो, हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, टेबल हुआ, ये सब क्या कहलाएगा, विदेशज शब्द। ठीक है, समझे। तो ये रहा उत्पत्ति के आधार पे। अब चलते हैं अर्थ के आधार पे। बताइए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है सार्थक, क्या होता है, सार्थक शब्द, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, निरर्थक।
निरर्थक शब्द, ठीक है, याद रहेगा। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो दो होते हैं। कितने? पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा क्या होता है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? वैसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द बोलेंगे, ठीक है। निरर्थक शब्द क्या? जिसका कोई शब्द अर्थ है ना हो, जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो उसे क्या बोलेंगे? जैसे देखिए सार्थक में क्या हो जाएगा, देखिए आम, इसका कोई अर्थ है कि ये आम क्या है? एक फल है या आम आदमी है, ठीक है। यही आम को हम क्या लिखे? म आ, ठीक है, म आ। तो बताइए म और आ का कोई अर्थ है? नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? निरर्थक शब्द होगा, ठीक है। समझ में आ गया? और समझ लीजिए जैसे कलम, कलम इसका कोई ना कोई अर्थ है कि हम इससे लिखते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द। इसी को हम उल्टा करके क्या लिखे? मलम, ठीक है, मलक, मलक शब्द हो जाएगा। इसी को हम उल्टा करके क्या लिखे? मकल, क्या लिखे? मकल। ये कोई शब्द है? इसका कोई अर्थ हो रहा है? नहीं। तो ये निरर्थक शब्द। सिंपल और सीधी भाषा में याद रखिएगा, जिसका कोई अर्थ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द। और जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो उसको क्या बोलेंगे? मतलब जिसका कोई मतलब ही ना हो, ठीक है। अब आइए रचना के आधार पे, क्या? रचना के आधार पे, रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। कितने होते हैं? कौन कौन? तो पहला होता है रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा होता है यौगिक, ठीक है, और तीसरा क्या होता है? हाँ, योग रूढ़, ठीक है। तो ये रहा शब्द का प्रकार। तो देखिए याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पे कितने होते हैं? 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द। कोई दिक्कत नहीं ना? एक चीज और देख लीजिए, रूपांतरण के आधार पे, ठीक है, वो नहीं बताएं, लिख लीजिएगा। रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन? तो विकारी, विकारी और अविकारी, ठीक है। तो रूपांतरण के आधार पे भी कितने हो गए? 2, विकारी और अविकारी। तो लिख लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का, ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए में दे ले है पा जोड़ वक, क्या दे ले है? बी में दिया हुआ है पाव जोड़ अक, ठीक है, और सी में दिया हुआ है पौ जोड़ अक, और डी में क्या दिया हुआ है? पे जोड़ अक। क्या दिया हुआ है? पे जोड़ अक। तो देखिए पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? दिया है पा जोड़ वक, बी में है पाव जोड़ अक, और सी में दिया है पौ जोड़ अक, और डी में दे दिया है पे जोड़ अक। तो क्या होगा? बी होगा? नहीं, सी होगा। कौन होगा? सी, पौ जोड़ अक। क्या कहलाएगा हमारा? पावक। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसमें क्या है? पौ में क्या चीज की मात्रा है? औ की मात्रा है, और इसमें क्या चीज की मात्रा है? अ की, ठीक है। इसमें देखिए इसका लास्ट वाला और इधर का शुरू वाला, ठीक है, इस इधर का लास्ट वाला वर्ण और इधर का शुरू वाला, ठीक है, वर्ण। तो अ और अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पता है? व बनेगा। क्या बनेगा? व। तो देखिए पा न था तो पा लिख लीजिए, और लास्ट में क्या था? क, तो क लिख लीजिए। अब बीच में से इसको निकालेंगे तो व है ना, तो इसको बीच में दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पावक, ठीक है। तो ऐसे करके बना लीजिएगा जितना भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आइए संधि। अच्छा बताइए संधि क्या होता है? संधि क्या होता है? तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि संधि क्या है, तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि। जैसे देखिए अ और अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? 2 वर्णों के मेल से एगो विकार उत्पन्न हुआ, ठीक है, आ बना। 2 वर्ण लिए अ और अ, तो क्या बना? आ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संधि। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। प्रकार कितने होते हैं? प्रकार इसके होते हैं भाई 3। कौन कौन? तो स्वर संधि, स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि, विसर्ग संधि।
देखिए तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तीनों हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आप बताइए स्वर संधि क्या होता है? जिस संधि में स्वर वर्णों का मेल हो, जिस संधि में स्वर वर्णों का मेल हो उसे क्या बोलेंगे? स्वर संधि। तो स्वर वर्ण कितने हैं? 11। तो 11 को जो वर्ण है उसी वर्णों में से किसी एक 2 या 3 वर्णों का मेल होगा, वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं परमात्मा। अच्छा, परमात्मा को कैसे लिख सकते हैं? देखिए परमात्मा लिखे हैं तो परम क्या लिखेंगे? परम जोड़ आत्मा। ठीक है, देखिए ये जो परम लिखे ना, इसका म का लास्ट वाला था, म में कथी छुपल है? अ। म का उच्चारण करिए। म जो है ये म किससे मिलकर बना हुआ है? तो अ से। तो ये आधा गो म है, पूरा आधा गो म है, आधा गो म में अ जोड़ेंगे तो पूरा म बनेगा। तो म में अ छुपा हुआ है, अ, और लास्ट वाला जो शब्द होता है उसका शुरू वाला वर्ण ले लीजिए। वर्ण क्या? आ। क्या ले लिए? अ और आ क्या बन जाता है? आ। तो देखिए ये पूरा लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? परम लिख दीजिए। और आ की मात्रा क्या होता है? ऐसा ही ना होता है? तो आ की मात्रा दे दीजिए, और ये जो लास्ट वाला है तमा वो लिख लीजिए। तो क्या बना? परमात्मा। तो देखिए स्वर संधि क्या होगा? 2 स्वर वर्ण। तो अ और आ क्या है? 2 स्वर वर्ण है, इसी के मेल से बना हमारा क्या? स्वर संधि बना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। अब व्यंजन संधि क्या होता है? जिसका पहला जो होता है ना वर्ण वो क्या हो? व्यंजन हो। ठीक है, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे देखिए इसमें व्यंजन और स्वर संधि दोनों का मेल होता है। जैसे आप ले सकते हैं जगदीश। क्या ले सकते हैं? जगदीश। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जगदीश को क्या लिख सकते हैं? जगत। ये दो जो रहता है ना ये तो बन जाता है। क्या बन जाता है? जगत जोड़ इस। ठीक है, तो देखिए तो में क्या छुपा हुआ है? अ, और इधर क्या है? दीर्घिकार की मात्रा। ठीक है, अ और दीर्घिकार मिलेगा तो दीर्घिकार होगा, और दीर्घिकार की मात्रा ऐसे होता है। तो देखिए ज लिख दीजिए और ग लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा पता है? जब हर्षिकार की मात्रा तो में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, तो दे दीजिए, और तल्लाबे स। तो क्या बना? जगदीश। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे विसर्ग संधि में आप क्या लिख सकते हो? विसर्ग संधि में जैसे एग्जांपल देखिए, विसर्ग संधि क्या होता है पहले वो समझिए। तो जिसमें विसर्ग वर्ण के साथ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की संधि हो उसे क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है? तो विसर्ग में क्या होता है? 2 बूंद का रहता है। क्या रहता है? देखिए विसर्ग संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? 2 बूंद का होना चाहिए, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं तपह जोड़ वन। टोटल मिलाकर देखिए ये क्या है? अ। प में क्या छुपा हुआ है? अ, और ये क्या है? व। और वह क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो ओकार की मात्रा ऐसे होता है, हैं? तो देखिए तप लिख लीजिए, ओकार की मात्रा बैठा दीजिए, और वह हटा लिए थे ना तो बच गया क्या? 9। तो क्या बना हमारा? तपोवन। ठीक है, जैसे देखिए निह जोड़ अंतर। क्या है? निह जोड़ अंतर। इसको क्या लिख सकते हैं? निरंतर। क्या लिख सकते हैं? निरंतर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया विसर्ग संधि। तो याद रहेगा संधि के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबका बता दिया पहचानने का तरीका। आप देखिए जैसे कि और समझ सकते हैं। बताइए पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए तो क्या होगा? पौजोर अन। आप ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन से तोड़िए। देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है? औ छुपा हुआ है, और ये क्या है? अ है। ठीक है, औ और अ क्या बन जाता है? वो बन जाता है। क्या बन जाता है? औ और अ क्या बन जाता है? वो बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे पौ में से औ हटा लिए तो क्या बचा? प, और ये वाला वो हटा दीजिए, अ हटा दीजिए, और ये न लिख दीजिए। तो क्या बना? पवन। समझ में आया पहचानने का तरीका कैसे कर सकते हैं? और देखिए जैसे कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ इस। पहचानिएगा कैसे? पूछेगा महाजोड़ इस का संधि क्या होगा, तो पहचानिएगा कैसे? यहाँ देखिए हा में से क्या हटाइएगा? आ, और ये दीर्घिकार ले लीजिए। आ और ई क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए बनेगा। ए की मात्रा कैसे होता है? ऐसे होता है ना। तो देखिए म लिख दीजिए, और ह है तो ह लिख लीजिए, क्योंकि हा हटा लिए तो हट जाएगा। उसके बाद एक आर की मात्रा ह में बैठा दीजिए, और ये तल्लाबे स उतार दीजिए। तो क्या हो जाएगा? महेश। पहचानने का तरीका समझ में आ रहा है? सॉरी। तो हमारे पास है पयह जोड़ पान। क्या है? 8वां नंबर देखिए, पयह जोड़ पान पदों की संधि क्या हो? ऑप्शन दे दिया है, पेह, पे पान। बी में दे दिया गया है पयोपान। सी में दे दिया गया है पये पान, और डी में दे दिया है पपान। तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ य में क्या छुपा हुआ है? अह। क्या छुपा हुआ है? अह। पा में क्या छुपा हुआ है? आ, है ना? पा। उच्चारण करिए पा में कौन सा मात्रा आ रहा है? आकार की मात्रा। तो अ और आ क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। तो ओ कार की मात्रा ऐसा ही ना होता है? हैं? ऐसा ही होता है। तो देखिए पई है तो पई लिख दीजिए, और ओ कार की मात्रा बैठा दीजिए, और पान है तो पान लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा?
पान, क्या बनेगा? तो पयोपान। तो हमारा कौन हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अजंत, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन दे ले है, ए में अ जोड़ जंत, अ जोड़ जंत, बी में दिया है अज जोड़ अंत, अज जोड़ अंत, और सी में दिया हुआ है अच जोड़ अंत, और डी में क्या दिया हुआ है? अज जोड़ तो। ठीक है, तो अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा, विच्छेद में जो जौ रहता है ना वो क्या बन जाता है? चौ बन जाता है। जब विच्छेद करिएगा, जब अलग करिएगा तो जौ क्या बन जाता है? चौ बन जाता है। ठीक है, जितना भी संधि विच्छेद किया जाता है उसमें जौ क्या बन जाएगा? चौ। तो ऑटोमेटिक खोजिए, कोई है चौ में? कोई है? देखिए ये सब जॉय है, ये भी जॉय है, यहाँ पे जॉय है, तो यहाँ चौ है, तो अच जोड़ अंत, ये क्या हो जाएगा? हमारा अजंत का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, जिसमें चौ आ जाएगा उसका क्या हो जाएगा? जौ का क्या हो जाता है? चौ हो जाता है। ठीक है, संधि विच्छेद में जौ का क्या हो जाता है? चौ। तो चलिए इसको नोट करिए। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका? ऑप्शन दे दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन ए में है प्रश्नवाचक, बी में दे दिया है विषम या दिबोधक, ठीक है, विषमबोधक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद सी में दे दिया है योजक, और डी में दे दिया है उद्धरण, और डी में क्या दे दिया है? उद्धरण। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। तो बताइए कि कौन ऐसा चिन्ह है, ये चार में से कौन ऐसा चिन्ह है जो हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा आदि के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन? पहला नंबर देखिए, प्रश्नवाचक तक का तो क्वेश्चन पूछने में किया जाता है, ये चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद योजक क्या है? दूगो शब्द को जोड़ने का कार्य करेगा, जैसे कि भाई और बहन। ठीक है, भाई बहन, दिन और रात, ये दूगो शब्द को जोड़ रहा है। उदाहरण शब्द बताए थे कि ऐसा होता है ना, ऐसा शब्द, ऐसा चिन्ह क्या होता है? उदाहरण चिन्ह होता है। ठीक है, उसके बाद विषम बोधक चिन्ह क्या होता है? जो खुशी, दुखी, ठीक है, हर्ष, विषाद, उल्लास, ठीक है, घृणा, प्रेम, ये सब का बताता है। ठीक है, तो ये किसका चिन्ह होता है? विषम बोधक का। तो इसमें क्या हो जाएगा? विषम बोधक का प्रयोग किया जाता है, बी। आ गया समझ में? प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा चिन्ह होता है। योजक क्या होता है? दूगो शब्द को जोड़ने का कार्य करता है। उदाहरण का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारा 10 नंबर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन में ए दे दिया है एनिलिहेशन ऑफ कास्ट, हु आर, बी में है हु आर शुद्राज, सी में है हु आर दे, और डी में है अनस्टेबल्स। तो बताइए कौन होगा? तो इसका आंसर होगा एनिलिहेशन ऑफ कास्ट। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो कहां से लिया गया है? एनिलिहेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए उनका जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश। याद रहेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हम लिख देते ऊपर नाम भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, या एमपी में, शॉर्टकट क्या याद रखिएगा? एमपी। ठीक है, आगे देखिए मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु या निधन, तो इनका हुआ था दिसंबर 1956। दिसंबर 1956 कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो याद रहेगा ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 में। कहाँ हुआ था? किन्हें बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, आगे देखिए ये मानव मुक्ति के पुराधो भी कहे जाते हैं। मानव मुक्ति के पुराधो पूछेगा, मानव मुक्ति के पुराधो किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता या रचयिता। तो पूछेगा भारत का संविधान किसने लिखा है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन लिखे हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आगे बताइएगा इनके जो आदर्श व्यक्ति थे कितने थे? आदर्श व्यक्ति कितने थे? इनके आदर्श व्यक्ति कितने थे? तो 3 थे। कितने व्यक्ति थे? 3। कौन कौन? तो गौतम बुद्ध, ठीक है, उसके बाद ज्योतिबा फूले, उसके बाद कबीर। कौन थे? कबीर।
तो पूछेगा क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्श आइडियल पर्सन कौन कौन थे? तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? तो गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, कबीर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? क्या क्या बता दिए, याद रहेगा? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो कहाँ से लिया गया है? किस भाषण का अंश है? तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किन्हें बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में। ठीक है, निधन कब हुआ था? दिसंबर 1956 में। किस परिवार में जन्म लिए थे? तो दलित परिवार में। इनको मानव मुक्ति के पुराधो भी कहा जाता है। ठीक है, ये संविधान निर्माता है। ठीक है, भारत के संविधान किसने बनाया है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इनकी रचना कौन कौन है? तो इनकी रचना कौन कौन है याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शुद्राज, हु आर दे, तो ये सब क्या है? उनकी रचना है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे? बड़ौदा नरेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक शहर है बड़ौदा, तो वहीं के एक राजा जो थे ना बड़ौदा नरेश, उन्हीं के कहने पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है।